बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हर स्टेटमेंट के साथ चार चार ऑप्शन दी गई हैं। हमने क्या करना है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है या उसको हमने टिक करना है। ठीक है। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है कि √7 इज। अब √7 जो है इसके लिए चार ऑप्शन दी गई है कि ये जो √7 है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर है, या इरेशनल नंबर है, या नेचुरल नंबर है। तो देखें, ये हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि √8 के नीचे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। या 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। या 16 जो है 4 का स्क्वायर है। या 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो इन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स के अलावा जो भी नंबर √8 के नीचे आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम सर्कल लगा लेंगे या टिक लगा लें। ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 है, पाई एंड ई आर, के पाई और ई ये कौन से वाले नंबर है। ठीक है। तो ये भी हम पीछे सीख के आए थे कि पाई और ई ये वाले जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको जब आप डेसिमल पॉइंट की सूरत में लिखते हैं या आशारिया वाले नंबर की सूरत में लिखते हैं तो इनमें जो डिजिट होते हैं आशारिया के बाद वो किसी पैटर्न से नहीं आते। ठीक है, किसी खास तरतीब से नहीं आते। तो इसलिए ये जो दोनों नंबर है ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनके जो ऑप्शन डी है इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 3 है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज। कि अगर कोई नंबर n है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और √√ के नीचे आए तो फिर वो इरेशनल नंबर होगा, जिस तरह के मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन डी है इसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें है √3 प्लस √5 इज। कि अगर हम √3 और √5 को ऐड करें तो हमें रिजल्ट में कौन सा नंबर मिलेगा? क्या होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, या इरेशनल नंबर होगा? तो देखें, ये दो इरेशनल नंबर है जिनको कि ऐड किया जा रहा है। तो इरेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी कि यहां पर ये ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए पार्ट 5 पे, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। कि अगर कोई भी नंबर है जो कि रियल नंबर के सेट से ताल्लुक रखता है तो वो जो नंबर है वो अपने खुद के नंबर के इक्वल होता है। या अगर इसको मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है। तो हम ये जो पार्ट ए है इसको सर्कल कर लेंगे। देखें, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव, जब आप कोई मिरर देखते हैं, जब आईना देखते हैं तो उसमें आपका अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आता है ना। ठीक है। तो इससे आप ये याद रख लेंगे, कोई भी नंबर जो है वो इक्वल होता है इटसेल्फ के। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 6 है, लेट के अगर फर्ज करें हमारे पास 3 नंबर हो A B C और ये बिलोंग करते हो ऑल या रियल नंबर से। ठीक है। देन A is greater than B and B is greater than C implies that A is greater than C। कि अगर ये 3 नंबर इस तरतीब से हो कि A बड़ा हो B से और B बड़ा हो C से, तो फिर इसका मतलब है कि A C से बड़ा होगा। देखें, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा लेता हूं। मसलन हमारे पास ये 3 नंबर है। ठीक है। ये 5, 4 और 2, ये A, B और C है। तो देखें, अगर 5 4 से बड़ा है और 4 2 से बड़ा है तो उसका मतलब है कि 5 जो है फिर 2 से बड़ा हो जाएगा। तो देखें, ये जो दरमियान वाला नंबर है इसके जरिए में पता चल गया कि ये जो पहले वाला नंबर है ये तीसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप पार्ट बी को सर्कल कर लेंगे। ठीक है। ये ट्रांजिशन हो गई। देखें, वाया ये जो 4 है या ये जो दूसरा नंबर है इसके जरिए ट्रांजिशन हो गई। हमें पता चल गया कि जो पहले वाला नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से बड़ा है। ठीक है। अब यहां पर तो ग्रेटर देन की एग्जांपल है ना, ये लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सर्कल कर दिया। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और नीचे ये 4 ऑप्शन है। तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने पहला एक्सप्रेशन लिखी है। इसमें देखें, जो पहली वाली टर्म है इसकी बेस 2 है, तो ये जो दो बाकी टर्म है इनको भी हम बेस 2 में ले आते हैं। ठीक है। तो जो 8 है इसको हम 2⁻³ लिख सकते हैं। तो जो 2 की पावर 3 आएगी उस 3 को आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2⁻³ हो जाएगा और इज इक्वल टू 64 की अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे तो 2 जो है 6 टाइम आएगा। ठीक है। तो हम 2⁻6 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म को बेस 2 में ले आए हैं। ठीक है। अब देखें, ये सेम बेसिस हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर x है और इसकी पावर 3x है, दोनों ऐड होगी तो ये इसकी 2⁻4x हो जाएगा और इज इक्वल टू 2⁻6 हो गया। अब देखें, ये इक्वेशन की दोनों तरफ जो टर्म्स आ रही हैं इनकी जो बेसिस है वो सेम है, बेसिस इक्वल है, तो फिर हम इनकी पावर को भी इक्वल रख सकते हैं एक दूसरे के। तो मैंने ये 4x इज इक्वल टू 6 लिख दिया।
अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 जो है इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम और 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। यानी कि ये जो ऑप्शन डी है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं या आप इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 है, यहां पर स्टेटमेंट है कि अगर दो नंबर हो ए बी जो कि रियल नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि वो जो दो नंबर है वो रियल नंबर है, और वो जो दो रियल नंबर है उनमें पहले वाला रियल नंबर इक्वल हो दूसरे वाले रियल नंबर के, और दूसरे वाला रियल नंबर इक्वल हो पहले वाले नंबर के, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये जो ऑप्शन बी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 9 है, इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और नीचे ये 4 ऑप्शन है, तो हमने देखना है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने ये जो दो वैल्यूज थी पहले मैंने इनको लिख दिया। अब देखिए ये दो वैल्यूज जिनके दरमियान एडिशन का साइन आ रहा है, तो इनको हम आपस में ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट के नीचे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हम इनको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 75 को ब्रेक करके हम लिख लेते हैं 5 × 5 × 3, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 75 मिलेगा। इसी तरह 27 को भी आप ब्रेक कर लें, ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो 5 × 5 है इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये 3 × 3 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 5 का ये जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर पीछे 5 रह जाएगा, और पीछे ये अंडर रूट 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पर भी सेम जो 3 का स्क्वायर आ रहा है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बाहर, और पीछे ये अंडर रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब अंडर रूट के नीचे सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कौन सी वाली ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसको सर्कल कर लें, ठीक है। ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमने इसको सर्कल कर दिया। और उसके बाद पार्ट 10 है कि द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, क्या वो प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, या इरेशनल नंबर होगा, या रैशनल नंबर होगा, ये हमने देखना है, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है a² - b² = a + b × a - b, ये फॉर्मूला हम थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखें ये मैंने 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये मैंने a² - b² के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे 5 रह जाएगा। 9 में से 5 माइनस करें तो आपको 4 मिलेगा। अब ये 4 कौन सा नंबर है, 4 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, मसलन हम इसको 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, तो फिर ये जो ऑप्शन डी है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ अगर हमारे पास ये 3 नंबर हो a, b और c, ठीक है, देन वेरीफाई दैट, तो हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये लेफ्ट साइड पे एक रियल नंबर a है जिसको कि इन दो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह पार्ट 2 में हमने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखें ये राइट साइड पे एक रियल नंबर c है जिसको कि ये जो दो नंबर हैं a, b इनके साथ मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले जो पार्ट 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और उसके सामने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब a, b और c की जगह आपको ये जो a, b और c की वैल्यूज दी गई हैं ये आप यहाँ पर पुट कर लें। तो देखिए जब आप पुट करेंगे आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब पहले हमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस है जो कि आपस में जमा हो रही हैं, तो इनको आपस में जमा करने के लिए या ऐड करने के लिए हमें इनका जो नीचे वाले नंबर है या डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम 15 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब ये जो 15 आया इस पे ये वाला 3 डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड होता है, तो उस 5 को ये वाला जो 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, अब ये 5 इस 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो ये 25 और 21 को आप जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, तो देखें ये 3 जो है इस 15 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 1 3 हो जाएगा और 3 5 15 हो गया। इसी तरह ये 2 1 2 और 2 23 टाइम डिवाइड होता है 46 पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 1 × 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास 23 आ जाएगा, और नीचे 1 × 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखें, ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी, और उसके बाद मैंने ए बी और ए सी की जगह जो इनकी वैल्यूज थी वो मैंने पुट कर ली।
अब देखें पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 1 into 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 5/2 हो गया, और प्लस ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 होगा, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही है जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको जमा करने के लिए हम इनकी एलसीएम की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू 10 आएगी। एलसीएम की वैल्यू किसकी लेनी होती है? जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम की वैल्यू 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो डिनोमिनेटर है 2 इस 10 को पूरा डिवाइड कर सकता हो। तो जब आपके पास ऐसा डिनोमिनेटर की वैल्यूज हो कि जिसमें एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड हो सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने एलसीएम की वैल्यू 10 लिखी। अब ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, उस 5 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, और ये 10 इस 10 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 25 और 21 को जब आप 8 करेंगे तो 46 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ये दोनों अब 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको आप डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 23 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 23/5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, जो कि इक्वल है देखें लेफ्ट हैंड साइड की। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई थी, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चूंकि दोनों साइडें बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन दी गई थी ये इक्वेशन भी बराबर है, इसकी दोनों साइडें इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है, ये हमें जो क्वेश्चन में देखा है आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि इसमें ये राइट साइड पे एक रियल नंबर है जिसको कि इन दो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह सॉल्व करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों के लिए सेम हमारे पास आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखें ये मैंने पार्ट 2 लिखा, अब इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ए बी और सी की जगह आपको जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो आप पुट कर दें, ठीक हो गया। अब देखें ये ब्रैकेट वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन है जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको आपस में जमा करेंगे तो इनके जो नीचे वाले नंबर है या डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम 2 और 3 का क्या आएगा? 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये मैंने एलसीएम की वैल्यू 6 लिख ली। अब इस 6 पे ये वाला 2 डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाता है। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 3 इस 6 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप ये वाला जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू ये 7 और 5 मैंने लिख दिया। अब ये 9 और 10 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और डिवाइडेड बाय 6 आ गया ये वाला, ठीक है। और इंटू ये 7 और 5 लिख दिया। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 133, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की ये मालूम करेंगे, तो उसके लिए पहले आप राइट हैंड साइड लिख लें, ठीक है। देखिए मैंने ये राइट हैंड साइड इक्वेशन की लिखी और उसके बाद मैंने ए बी और सी की जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये एडिशन वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 21, और डिवाइडेड बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 और ये 5 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पीछे 7/3 हमारे पास रह जाएगा। अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है जो कि जमा हो रही हैं, तो हम इनको जमा करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर है या डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम मालूम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों डिनोमिनेटर की जो एलसीएम की वैल्यू है वो 30 आ जाएगी। अगर आप इन दोनों के फैक्टर्स मालूम करेंगे और उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम की वैल्यू 30 मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने एलसीएम की वैल्यू 30 लिख दी। अब इस 30 पे ये वाला 10 डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 3 इस 30 पे डिवाइड होता है 10 टाइम, उस 10 को आप ये वाला जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 70 हो जाता है, ठीक है। तो 63 और 70 को आपस में जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय ये 30 आ गया। देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू आ गई जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम कह सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी ये भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का ये कंप्लीट हो गया, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ के अगर हमारे पास ये 3 रियल नंबर हो देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इन तीनों रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वेरीफाई करनी है,
फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई करते हैं। देखें, ये मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखी है, इसमें 3 रियल नंबर्स हैं। पहले हम जो 2 रियल नंबर्स हैं आखिरी वाले, उनका ग्रुप बना के पहले रियल नंबर के साथ अगर हम ऐड करें, और फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ हम पहले 2 जो रियल नंबर है उनका ग्रुप बना के तीसरे रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है दोनों साइड के लिए सेम आना चाहिए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखें, अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो निशानी ये है कि इसमें ये 3 रियल नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर 2 रियल नंबर होंगे तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास दोनों के लिए सेम वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड लिखें, ये मैंने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट मैंने ए, बी और सी की जगह ये जो मैं वैल्यूज दी गई थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें ये पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 कसरें हैं जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम की वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4:2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसी हो कि जिससे एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को पूरा डिवाइड कर सके, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू हो जाती है, यानी कि आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं रहती यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिखी 4। अब इस 4 से ये वाला 2 इसको डिवाइड करें तो ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम। उस 2 को आप इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें, अब ये वाला 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनती है, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है 10 + 7, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है। और साथ में ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये 2 फ्रैक्शन है जो कि आपस में ऐड हो रही है, तो इनको ऐड करने के लिए अगेन हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एलसीएम इस तरह ले सकते हैं कि 3 और 4 का अगर हम फैक्टर मालूम करेंगे तो यही फैक्टर आएंगे, यानी कि आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो एलसीएम की वैल्यू मैंने 12 लिख दी। अब इस 12 पे ये वाला 3 डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन पुट कर दें, और अब ये 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इसमें 16 और 51 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 67 और डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, उसके लिए पहले आप जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की ये आप लिख दें, उसके बाद आप ए, बी और सी की जगह जो इनकी वैल्यूज है वो आप पुट कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने पुट कर ली। अब देखें, यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 2 फ्रैक्शंस है जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको आपस में ऐड करने के लिए हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इस 6 पे ये 3 डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को इस 2 से इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर आप ये प्लस का साइन पुट करें, अब ये 2 इस 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 8 + 15 करेंगे तो 23 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ गया, और साथ में ये 7 और 4 मैंने लिख दिया। अब ये अगेन 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड करने के लिए आप 6 और 4 का एलसीएम मालूम करें। इन दोनों के आप फैक्टर्स मालूम करेंगे और उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये 12 जो है इस 6 से डिवाइड करें तो 6 इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप इस 23 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आ जाएगा। फिर आप ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब ये 4 इस 12 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, ठीक है। तो 46 + 21 इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 67 और डिवाइडेड बाय 12 आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब देखिए, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम की थी वो भी 67/12 है, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये भी हमारे पास 67/12 है, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ गई। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए ये भी इक्वल है, इसके दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई कर लिया उन तीनों रियल नंबर्स के लिए। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, मैंने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नीचे मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, बाकी वही है जो कि एडिशन में था कि हमने पहले आखिरी 2 वाले जो रियल नंबर है उनका ग्रुप बना के पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन की दूसरी तरफ आके हम पहले वाले 2 रियल नंबर का ग्रुप बना के तीसरे वाले रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं देखता हूं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर मैंने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पुट कर दी, उसके बाद ए बी सी की जगह मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करें। तो ये 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें और 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 35/8 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 दा 35 हो गया, 2 4 दा 8 हो गया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब ये 4 इस 8 को डिवाइड कर सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 दा 4, और ये आ जाएगा आपके पास 4 2 दा 8 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर 1 × 35 ये आ जाएगा 35 और डिवाइडेड बाय 3 × 2 6।
तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए उसके लिए पहले आप राइट हैंड साइड लिखें, ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड और उसके सामने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी ये मैंने लिख दी। अब ए बी सी की जगह आप वैल्यूज पुट कर लें। अब पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 इंटू 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और नीचे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 10/3 हो गया और इनटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये दो फ्रैक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ये जो 10 और 4 है ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको आप डिवाइड कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 2 5 द 10 हो गया और 2 2 द 4 हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर 5 इंटू 7, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें 35 हो जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है। तो देखेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी सेम वैल्यू आ गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए आई थी। तो इसका मतलब है कि हम अपना आंसर लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो ये मैंने जो इक्वेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, ये मैंने यहां पर लिख दी। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें इसको। तो हम मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको मुख्तसर सा आप एक्सप्लेन कर दें। मैंने लिखा है यस 0 इज अ रैशनल नंबर, कि 0 एक रैशनल नंबर है, एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, कि चूंकि इसको हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको कि हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें। ठीक है, इसको 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। इनका रिजल्ट तो 0 ही आएगा। 0 पे कोई भी नंबर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, लेकिन बहरहाल इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है, ये आपके बुक में लिखी हुई है। देखें ये मैंने वहां से ये लिख दिया कि और ऑल ए बी बिलोंग टू आर, के कोई से भी दो नंबर अगर हों जो कि रियल नंबर से ताल्लुक रखते हों, उनके दरमियान 3 किस्म की रिलेशनशिप हो सकती हैं। या तो वो दो नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। यही 3 रिलेशनशिप हो सकती हैं उन दो रियल नंबर्स के दरमियान। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है यहां पर लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं 4 एंड 5। हमने 2 मजीद ऐसे रैशनल नंबर मालूम करने हैं जो कि इनके दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हमने पहले ये दोनों नंबर लिखे। अब देखें इनके दरमियान वाले नंबर मालूम करने के लिए मैं ये करना पड़ेगा कि हम इन दोनों नंबर का एवरेज जो वैल्यू है वो मालूम कर लेंगे। एवरेज वैल्यू कौन सी होगी, जो कि इन दोनों नंबर के दरमियान में आएगी। तो अगर हम इनकी एवरेज वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब है इनके दरमियान वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 + 5, ये दोनों नंबर मैंने ऐड कर दिया और इनको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब 4 को 5 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला जो रैशनल नंबर है वो आ गया, तो मैंने फर्स्ट रैशनल नंबर इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये करेंगे कि हमने ये जो रैशनल नंबर मालूम किया है, एक इसको ले लेंगे और एक आपकी मर्जी कि ये पहले वाला नंबर लें या ये जो लास्ट वाला नंबर है या दूसरे वाला नंबर है ये लें। इन दोनों में से कोई भी नंबर इस नंबर के साथ आप ऐड कर लें। आपके पास जो टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास एक और एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि इस नंबर के दरमियान और इस वाले नंबर या इस वाले नंबर के दरमियान होगी। तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो भी इस 4 और 5 के दरमियान ही आएगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूं कि ये वाला नंबर और ये जो 5 है इन दोनों को आपस में ऐड करके इनका मैं एवरेज निकाल लेता हूं, यानी कि ऐसी वैल्यू मेरे पास आएगी जो कि इस वैल्यू और 5 के दरमियान में होगी। तो जाहिर है वो वैल्यू 4 और 5 के दरमियान में भी होगी। ठीक है, तो मैं ये वाला जो नंबर है 9/2 हमने जो मालूम किया है ये मैंने लिखा और इसमें मैंने ये जो 5 है इसको ऐड कर दिया। तो आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक जो है ये फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू है, तो हमें इनको ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनके एलसीएम की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2। ठीक है, ये मैंने एलसीएम की वैल्यू लिखी। अब ये वाला 2 इस 2 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 5 का डिनोमिनेटर 1 है जो लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली में 5/1 है। तो वो 1 इस 2 को डिवाइड करता है 2 टाइम, उस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 + 10, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19/2। ये हमने इन दोनों नंबर को ऐड तो कर लिया। अब हम ये जो हमारे पास सम या टोटल आया है इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इन दोनों नंबर का एवरेज नंबर या इनके दरमियान वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये 19/2 को डिवाइड करता हूं 2 से। ठीक है, देखिए ये मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो जब भी आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। तो मैंने इसको 1/2 कर दिया, ठीक है। अब ये 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 ही हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दूसरा रैशनल नंबर है वो भी आ गया। ये जो रैशनल नंबर है ये भी 4 और 5 के दरमियान ही आ रहा है, ठीक है। तो सर हमने जो दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर थे वो मालूम कर ले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये पार्ट 1 है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो आप इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है ये पावर की सूरत में यहाँ पर लिख लेंगे। ये मैंने 1/5 लिख दिया। यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो आप 1 डिवाइडेड बाय ये जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं हो तो फिर आप क्या वैल्यू पुट करते होते हैं, स्क्वायर रूट को हटा के 1/2 पुट करते होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें ये वाली जो पावर है इसको अंदर वाली जितनी टर्म्स के साथ पावर आ रही है इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वाली पावर मैंने अलग-अलग इन तीनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखें ये पावर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये 5 1 5 और 5 3 15 हो गया, ये 5 1 5 5 7 35 हो गया, और ये 5 1 5 और 5 4 20 हो गया, ठीक है। तो पीछे जो वैल्यूज रह जाएंगी वो आप नीचे लिख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर x की पावर 3 रह गया, यहाँ पर y की पावर 7 रह गया, और ये नीचे z की पावर 4 रह गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें पहले स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट आ रहा है इसको आप रिमूव करें। तो सेम जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में किया था, आप इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है ये इस 1 के नीचे लिख दें, यानी कि 1/, और ये इंडेक्स की वैल्यू मैंने लिख दी 1/3 मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी इंडेक्स की वैल्यू होती है जब आप अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो आप 1/, ये जो इंडेक्स की वैल्यू होगी ये लिख लिया करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी इंडेक्स की वैल्यू नहीं है तो फिर आप जब अंडर रूट रिमूव करेंगे तो 1/2 लिख लिया करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही तो उसमें ये वाली पावर और ये वाली पावर इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब ये 2x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। अब आपके पास अगेन पावर की पावर आ रही है तो इन दोनों पावर्स को आपस में आप फिर से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो हम इनको डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास 3 ये वैल्यू रहेगी, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का, ठीक है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 में, इसमें हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को और से देखें तो ये 3n ऊपर भी आ रहा है और नीचे वाली दोनों टर्म में भी 3n आ रहा है। तो हम 3n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने 3n को कॉमन लिया तो यहाँ पर पीछे 6 रह गया, और ये 3n+2 में से 3n कॉमन चला गया तो ये 3 रह गया, ठीक है। और नीचे ये 3n+1 में से 3n कॉमन जाएगा तो 3 रह गया, और माइनस उसके बाद ये 3n पूरा कॉमन चला गया तो पीछे 1 रह गया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी तो ये 3n और 3n ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। पीछे आपके पास ये वैल्यूज रहेगी, इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा आपके पास। ये मैंने 6 × 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा, और -1 हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है। देखें 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है 54 पे डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 27 टाइम डिवाइड होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। के 3 ताक इंटीजर को अगर हम आपस में जमा करें, 3 ताक नंबर्स को आपस में जमा करें तो हमें ये टोटल मिलता है 51। हमें क्या करना है, फाइंड द 3 इंटीजर। हमने वो जो 3 ऑड इंटीजर है या ताक नंबर्स हैं वो हमने मालूम करने हैं, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन है, हम फर्स्ट करते हैं कि जो पहले वाला ऑड इंटीजर है या ताक इंटीजर है वो x के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो फिर इससे अगला जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आएगा, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ जो अगला ऑड इंटीजर आएगा वो हमें किस तरह मिलेगा, हम इस वाले ऑड इंटीजर में 2 ऐड करेंगे। तो मैंने लिख दिया सेकंड ऑड इंटीजर, तो ये x+2 मैंने लिख दिया। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इंटीजर शुरू में 5 था तो अब 5 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो तब हमारे पास अगला जो ऑड इंटीजर है या ताक नंबर है वो आएगा 5+2 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ऑड इंटीजर हम किस तरह लेंगे, हम मजीद 2 जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि मिसाल के तौर पे ये अगर 5 है तो उसमें 2 ऐड करें तो 7 हो जाएगा, और मजीद 2 ऐड करें तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 और इंटीजर है। अब हम ये जो इस क्वेश्चन में डिटेल दी गई है इस डिटेल को यूज करते हुए इक्वेशन बनाते हैं, और फिर वहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो डिटेल है उसके मुताबिक इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल 51 मिलता है। तो अब इसको इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं।
ये मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है उसके मुताबिक। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक क्या है कि इन तीनों नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, तो देखिए ये तीनों नंबर मैंने आपस में ऐड कर लिए, तो हमें क्या टोटल मिल रहा है, ये इक्वल है 51 के, तो मैंने यहाँ पर 51 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमने इक्वेशन बना ली, यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये x 3 टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम x को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 3x हो जाएगा, और ये 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 51 हो गया। अब ये 6 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 51 के साथ, ठीक है। तो 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब ये 3x इज इक्वल टू 45 है। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम इसी तरफ रखेंगे और 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 45 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 3 इस 45 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 3 1 द 3 और 3 15 द 45। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, देखें हमने फर्स्ट ऑड इंटीजर जो था या पहला ताक नंबर था उसके इक्वल रखा था। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है उसकी वैल्यू तो हो गई है 15, तो ये मैंने लिख दिया, सो फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 15। अब इससे अगला जुड़ा हुआ ऑड इंटीजर क्या होगा, 15 में 2 ऐड कर लेंगे तो 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, और फिर उससे अगला ऑड इंटीजर या कंसेक्टिव इंटीजर क्या हो जाएगा, आप 17 में मजीद 2 ऐड करें तो ये 19 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 ऑड इंटीजर आ जाते हैं, 15 17 19, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट। कि अब्दुल्ला ने 96 टोटल बॉल लिए और उनको 2 बकेट या 2 बाल्टियों में उनको उसने रख दिया, ठीक है। 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल देन द अदर, और उसने जिस तरीके से बॉल रखे उसमें एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल ज्यादा थी, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हमने ये मालूम करना है कि हर बकेट या हर बाल्टी में कितनी बॉल्स थी, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, टोटल बॉल कितनी है 96, तो हमने लिख दिया। अब हम फर्ज करते हैं कि जो पहली वाली बकेट थी उसमें अब्दुल्ला ने टोटल x बॉल रखी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू x बॉल, के पहली वाली बकेट में हमने x बॉल या अब्दुल्ला ने x बॉल रखी, तो फिर दूसरी वाली बकेट में कितनी बॉल हो जाएंगी, उसमें 28 बॉल ज्यादा है, तो मैंने x प्लस 28 कर दिया, क्योंकि यहां पर हमें बताया गया कि जो दूसरी वाली बकेट है उसमें पहली वाली बकेट से 28 बॉल ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने x प्लस 28 कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन में डिटेल दी गई है, इस डिटेल को यूज करते हुए हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और वहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर आ जाएगा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इन दोनों बकेट की जो बॉल्स है उनको अगर टोटल किया जाए तो 96 आ जाता है, ठीक है। तो देखें ये मैंने एक बकेट की बॉल x लिख दी है, और फिर ये मैंने दूसरी बकेट में जो बॉल है x प्लस 28 ये लिख दिया है, और इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया, यानी कि इनका जो टोटल है वो कितना आ रहा है 96 के इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमने लीनियर इक्वेशन बना ली। अब इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो देखें ये x प्लस x और x को ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और साथ में ये 28 आ गया इज इक्वल टू 96 आ गया। अब ये 28 को दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके 96 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 96 में से 28 माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए, तो हम ये जो 2 आ रहा है x के साथ इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 68 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये 2 68 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 34 टाइम डिवाइड होता है 68 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बकेट में जो बॉल है उनकी तादाद आ गई है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो फर्स्ट बकेट है उसमें हमारे पास 34 बॉल है, तो जो दूसरी बकेट है उसमें कितनी बॉल होंगी, उसमें 28 बॉल ज्यादा है पहली वाली बकेट से, तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है सेकंड बकेट, ये 34 में 28 को ऐड करेंगे तो आपके पास 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरी बकेट है उसमें बॉल्स की तादाद आ गई है। अच्छा, इसके साथ मैंने बॉल लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं तो ज्यादा बेहतर है जी। ये मैंने इसके साथ बॉल लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह ये पहली बकेट में बॉल है और ये दूसरी बकेट के बॉल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, यानी कि उसने प्रॉफिट पे रखवाया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। तो उसको जो प्रॉफिट रेट मिल रहा था पर एनम या साल के हिसाब से, वो ये उसकी रेट, वो ये वाला रेट था, इस रेट पे उसको प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, हर साल के एंड पे। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। तो 2 साल के बाद ये जो रेट था ये इससे बढ़ के 8% पे चला गया, यानी कि अब सलमा को हर साल 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो हमने सलमा की जो प्रॉफिट अमाउंट है वो मालूम करके इस जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें हमने ऐड कर देनी है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी 7 साल के बाद जो सलमा की बनेगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब इसमें हमें ये करना है कि जो पहले 2 साल है उसके लिए जो प्रॉफिट रेट था वो ये वाला था, तो पहले 2 साल के लिए हम इस रेट के हिसाब से सलमा का जो प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं,
और जो अगले 5 साल थे उसमें ये वाला रेट था, तो हम इस रेट पे जो है सलमा की जो अमाउंट पे प्रॉफिट बनता है वो निकाल लेंगे। फिर हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर हमारे पास ये जो 2 प्रॉफिट आएंगे इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए। अब प्रिंसिपल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट जो सलमा ने इन्वेस्ट की ये 3,50,000 थी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और रेट या आर जो है ये कितना था, 7/1/4% ये लिख दिया। तो देखें ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर लें प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 और उसमें 1 ऐड करें तो 29/4% आ जाता है। अब 29 में 4 को डिवाइड करें तो ये 7.25% हो जाता है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में ले आए ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें आसानी हो। ठीक है, और टाइम कितना था, ये 2 ईयर के लिए था। अब आप ये नीचे फार्मूला पुट कर रहे हैं जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब ये आपकी बुक में जो एग्जांपल नंबर 14 अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट या इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आर यानी कि इनटू टी यानी कि टाइम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये पी की जगह मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर ली ये वाली, और रेट की जगह मैंने ये 7.25 पुट कर लिया, और टाइम की जगह मैंने ये 2 ईयर पुट कर लिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब ये 100 के 2 जीरो और ये जो 3,50,000 के 2 जीरो है ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। पीछे आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आप नीचे लिख लीजिए। देखें यहां पर तो आपके पास आ जाएगा 3500। ठीक है, और ये 7.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 50,750। ठीक है, यानी कि ये जो सलमा का पहले 2 साल का प्रॉफिट है 7.25% के हिसाब से ये बन गया। अब हम जो अगला 5 साल है उसके लिए प्रॉफिट निकालते हैं, तो सेम ये हमने जो प्रोसेस किया सेम भी करेंगे, सर हम ये टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा 5 ईयर का, और रेट जो है ये चेंज हो जाएगा 8%। ठीक है, बाकी ये फार्मूला वगैरह सब उसी तरह यूज करेंगे। तो सेम बिल्कुल यही चीज आपने रिपीट करनी है। तो देखें यहाँ पर मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ। फॉर नेक्स्ट मैंने लिख दिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब देखें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट तो वही हो गई, रेट 8% है, टाइम जो है 5 ईयर हो गया। उसके बाद मैंने वही वाला फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें तो पी की जगह जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 ये आ जाएगा, और रेट की जगह आप 8% पुट कर लें, और टाइम की जगह आप 5 ईयर पुट कर लें। डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो सेम ये 2 जीरोस और 100 के 2 जीरोस आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। पीछे आपके पास जो वैल्यूज रह गई है वो आप नीचे लिख लें। देखें ये तो आ जाएगा 3500, और ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 3500 और 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा ₹1,40,000। तो ये सलमा का जो अगले 5 साल का प्रॉफिट है वो आ गया। ठीक है, पहले 2 साल का प्रॉफिट उसका ये आ गया 50,750, और अगले 5 साल का उसका ये प्रॉफिट आ गया। तो हम ये जो दोनों प्रॉफिट्स हैं इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है सलमा का 7 साल के लिए वो आ जाएगा। देखें ये मैंने जो 2 साल का प्रॉफिट था ये प्लस जो 5 साल का प्रॉफिट था ये दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई 1,90,750। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट सलमा का आ गया 7 साल के लिए। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको जो सलमा ने शुरू में अमाउंट इन्वेस्ट की थी यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी सलमा की 3,50,000, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रकम है 7 साल बाद सलमा की वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखें ये मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट थी या शुरू में जो सलमा ने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो लिखी, और इसमें ये जो प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 7 साल का ये हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 5,40,750। ये टोटल रकम होगी सलमा की 7 साल के बाद। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट होगी। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।